अच्छा, ये आपका चैप्टर 3 है हार्डवेयर के नाम से ना। इसमें 3 मेजर टॉपिक हैं। जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है, लिटिल डिफिकल्ट है, कंफ्यूजन है इसमें होती, लेकिन हम 2-3 बार पढ़ेंगे तो आइडिया हो जाएगा। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, ठीक है, ये बहुत आसान टॉपिक है। डेटा स्टोरेज और स्टोरेज डिवाइसेस के नाम से है। और नेटवर्क हार्डवेयर, ये 3 मेजर टॉपिक हैं जो आपके चैप्टर 3 में दिए हुए हैं। अब कंप्यूटर आर्किटेक्चर में जो हम पढ़ेंगे बेसिकली, एक तो स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, बसेस एंड इट्स टाइप्स पढ़ेंगे, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, ठीक है, रजिस्टर एंड देयर टाइप्स पढ़ेंगे, फैक्टर दैट इम्प्रूव सीपी परफॉर्मेंस। ये मेन सब टॉपिक हैं आपके कंप्यूटर आर्किटेक्चर के लिए। तो ग्रेजुअली हम इसको सारे वन बाय वन पढ़ेंगे तो हमें आइडिया होगा कि व्हाट इज मेंट बाय कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं स्टोरेज के बारे में और कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में, बेसिक आइडिया दे दूं। फिर हम इसकी डिस्क्रिप्शन फॉर्म में जाएंगे। तो मैं आपको फर्दर बताता हूँ, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। अच्छा देखें, पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। तो आपको आइडिया हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर आर्किटेक्चर फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहले मैं आपको बताया था हाउ कंप्यूटर वर्क्स, बेसिक आर्किटेक्ट। देखिए, याद रखें, कंप्यूटर में एक प्रोसेसर होता है जिसको हम कहते हैं सीपीयू। ये याद, दिस इज आर सीपीयू। इसके ना दो पार्ट्स होते हैं, एक एक होता है सीयू, एक होता है सीयू और एक होता है एएल। ये थोड़ा राइटिंग का इशू रहेगा। याद रखें किस आपके कंप्यूटर में जिस कंप्यूटर के ब्रेन को कहते हैं सीपीयू या प्रोसेसर। इसके दो पार्ट होते हैं, इसको प्रोसेसर भी कहते हैं, ठीक है। इसके दो पार्ट होते हैं, एक सीयू होता है और एक एएलयू। ये कनेक्ट होता है कैशे मेमोरी से। आप लोगों ने कैशे मेमोरी के बारे में सुना? कैशे मेमोरी फर्दर कनेक्ट होती है रैम के साथ। और रैम, जिसको हम आईएएस भी कहते हैं, ये आपकी इनपुट डिवाइस से कनेक्ट होती है। तो ये डेटा जब आप डेटा फीड करते हैं रैम में जाता है, और आउटपुट डिवाइस रैम से डेटा शो करती है, इसको कहते हैं आउटपुट डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज या हार्ड डिस्क कह लें, ठीक है, या सॉलिड स्टेट ड्राइव कह लें, वो कनेक्ट होती है रैम के साथ। ये ठीक है। अच्छा, इसमें ये डॉटेड लाइन का मतलब होता है कंट्रोल सिग्नल, यानी इंस्ट्रक्शन। ये इंस्ट्रक्शन हमेशा कंट्रोल यूनिट से जाएंगे। सीपीयू के दो पार्ट होते हैं, एक सीयू होता है और एक एएलयू होता है। जितने अभी ऑपरेशन एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा, वो थ्रू सीयू होता है। यानी ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं, सीयू एंड एएल। तो उसमें जो सीयू होता है ना, वो इंस्ट्रक्शन देता है, ठीक है। तो जितनी भी जो भी ऑपरेशन कंप्यूटर परफॉर्म होगा, इट इज डन बाय सीयू। यानी सीयू हर एक को बताता है कि किस डिवाइस ने क्या काम करना है। इसको आप ऐसे समझ लें, जैसे ड्रामे का डायरेक्टर होता है, फिल्म का डायरेक्टर होता है। वो कोई कितना बड़ा एक्टर क्यों ना हो या एक्ट्रेस क्यों ना हो, हर एक को रोल डिफाइन करेगा डायरेक्टर कि उसने क्या रोल परफॉर्म करना है और कैसे करना है। यानी क्या करना है और कैसे करना है। यानी ड्रामे का कितना बड़ा भी डायरेक्टर एक्टर क्यों ना हो, फिल्म का कितना बड़ा एक्टर क्यों ना हो या एक्ट्रेस क्यों ना हो, ये डायरेक्टर पे डिपेंड करता है कि किसको फिल्म में या ड्रामे में क्या रोल देगा और क्या करना है। ये सेम थिंग हैपन बाय सीयू। तो सीयू इज अ कोऑर्डिनेटर। इसको आप डायरेक्टर के भी कह सकते हैं, मैनेजर भी कह सकते हैं, जो डायरेक्शन देता है हर एक को। और एएलयू जो होता है ना, ये एक्चुअल, यानी जो अरिथमेटिक ऑपरेशन होते हैं, प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट या स्टैरिक, ये जो भी है, इस तरह के ऑपरेशन को एएलयू परफॉर्म करता है। एक बात, अभी मैंने कैशे मेमोरी लिखा और रैम लिखा। ये बेसिकली अगर हम रैम की बात करें तो रैम जो है, ये दो तरह की होती है। एक होती है एस रैम, ठीक है, और एक होती है डी रैम, ठीक है, डायनेमिक रैम। एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैम। इसका जो जेनेरिक नेम है वो कैशे मेमोरी है।
और डी रैम जो नॉर्मल रैम होती है, ठीक है, ये रैम, ये वाली रैम, ठीक है। तो बेसिकली कैशे मेमोरी फास्टर होती है, ठीक है, नियरेस्ट टू प्रोसेसर होती है, लेकिन लो स्टोरेज होती है, ये भी याद रखिएगा, ये आगे डिटेल पढ़ेंगे। और ये जो डी रैम रैम होती है जिसको जो जो अपग्रेड हो सकती है, ठीक है, कोई रैम कोई मेमोरी अपग्रेड नहीं होती सिवाय रैम के। 1 GB को 2 GB कर सकते हैं, 2 GB को 4 GB कर सकते हैं, 4 GB को 8 GB कर सकते हैं, सीपीयू के अंदर और लैपटॉप के अंदर, ठीक है। और इसको हम वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि ये डेटा को परमानेंटली स्टोर नहीं कर सकती। जो रैम है, या एस रैम हो या डी रैम, दोनों वोलाटाइल मेमोरी होती है। ये जो रैम होती है, डी रैम जिसको कहते हैं, ये स्लो होती है एज कम्पेयर टू एस रैम, लेकिन स्पेस इसकी लार्जर होती है, ये चीज़ याद रखनी है आप। जस्ट मेरे भी आपको मैंने आइडिया दिया है कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में, कि एक चीज़ याद रखनी है आपने, कि इनपुट डिवाइसेस से जब डेटा फीड करते हैं, अगर आप सबको, यू आर ऑल कंप्यूटर यूज़र, ठीक है, तो जब आप कंप्यूटर में डेटा कैसे दे सकते हैं, जब तक कोई सॉफ्टवेयर ओपन ना हो। तो याद रखें, रैम के अंदर एक सॉफ्टवेयर तो हमेशा रहेगा, ठीक है, वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जब आप सिस्टम को स्टार्ट करते हैं ना, तो इट टेक्स अ स्पेस इनटू रैम। जब भी सिस्टम रीबूट होगा या रीस्टार्ट होगा, तो सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर अब जो लोड होगा रैम के अंदर, वो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से रैम में लोड नहीं होगा, आपको सिस्टम का एक्सेस नहीं मिलेगा, यानी बूटिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। तो आप इसको सिस्टम यानी ना लैपटॉप रन कर सकते हैं ना सीपीयू रन कर सकते हैं। उसके बाद आप कोई ना कोई ब्राउजर खोलेंगे, या वर्ड ओपन करेंगे, या पावर पॉइंट ओपन करेंगे, जिस एप्लीकेशन में आपने काम करना है वो ओपन करेंगे। तो जब भी हो, अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम भी हार्ड डिस्क में इंस्टॉल होता है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी हार्ड डिस्क में इंस्टॉल होता है। और ये जब सिस्टम रन करते हैं, तो ये अपने आप को ट्रांसफर कर लेता है रैम के अंदर, ताकि यूज़र को एक्सेस मिल जाए। इसीलिए जब आप ब्राउज़र खोलेंगे, तो वो भी रैम में ओपन होगा, एक पर्टिकुलर स्पेस लेगा। आपने वर्ड खोला, वो रैम में ओपन होगा। तो अक्सर आपने देखा होगा आपका सिस्टम स्लो हो जाता है, उसकी वजह यह है कि बीइंग अ यूज़र आप डिफरेंट एप्लीकेशन ओपन करते चले जाते हैं, एंड योर रैम बिकम फुल। और क्योंकि सीपीयू जो है वो रैम से डायरेक्टली भी डील करता है और थ्रू कैशे भी डील करता है, लेकिन सीपीयू हार्ड डिस्क के साथ डील नहीं करता है। तो रैम एक तरह से ना इंटरमीडिएट डिवाइस है बिटवीन इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस और सीपीयू। इन सब के दरमियान रैम एक कनेक्शन स्टैब्लिश करता है। और आपकी जितनी एप्लीकेशन होती हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, वो रैम में ओपन होंगे। अब आप जब इनपुट डिवाइस से डेटा फीड करेंगे, तो वो रैम में जाएगा, ठीक है। लेकिन रैम का एक मसला ये क्या है, कि ये वोलाटाइल है, ये इसकी नेचर क्या है, वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब होता है कि जब भी पावर ऑफ हो जाएगी, इसका डेटा लॉस हो जाएगा, ठीक है। वोलाटाइल का मतलब क्या है, कि जब भी पावर ऑफ हो जाएगी, डेटा लॉस हो जाएगा। इसीलिए हमें बार बार सेव करना पड़ता है। जब हम सेव करते हैं, तो वो हार्ड डिस्क में चला जाता है एज ए फाइल। जब तक आप सेव नहीं करेंगे, फाइल में डेटा नहीं जाएगा। इसीलिए वर्ड का आप पहले सेव करते हैं, उसको डॉक्यूमेंट को नाम देते हैं, ठीक है। जी जी, सिलेबस में है, सब कुछ सिलेबस में है। ऑब्वियसली चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर आपके सिलेबस में है। अभी आपने उसमें देखा होगा, बुक से भी आपको शो कर देता हूँ, ठीक है। तो अच्छा, तो बेसिकली आपको बताने का मकसद ये था कि कंप्यूटर बेसिकली डेटा स्टोर कैसे करता है। इनपुट डिवाइस से डेटा जाएगा रैम में, और जब आप सेव करेंगे, तो वो हार्ड डिस्क में चला जाएगा। रैम में इसलिए जाता है क्योंकि आप कोई ना कोई एप्लीकेशन ओपन करेंगे, वर्ड ओपन करेंगे, एक्सेल ओपन करेंगे, तो वो रैम में ही ओपन होगा। और आउटपुट डिवाइस डेटा शो करेगी रैम से, ठीक है, क्योंकि आउटपुट डिवाइस जो कुछ भी शो करेगी, वो रैम से शो करेगी। तो इस वक्त आपको पावर पॉइंट जो नज़र आ रहा है, ये बेसिकली रैम में ओपन है, जो मैं लिख रहा हूँ वो रैम में जा रहा है। और आउटपुट डिवाइस वहीं रैम से ही शो कर रही है जो कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन ये थ्रू द, क्या कहते हैं, परमिशन ऑफ द सीपीयू होता है, ठीक है। और ये सारा प्रोसेस कौन मैनेज करता है? ये सब रिपीट होगा, जस्ट वेट कर लो। ये हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में बेसिकली इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू होता है, कैशे होता है, रैम होती है, और स्टोरेज डिवाइसेस होती है, ठीक है ना, ये सारे। ये जस्ट आपको एक आइडिया दिया है कि जिस तरह आपका ब्रेन काम करता है ना, आपका ब्रेन आपकी बॉडी को इंस्ट्रक्शन देता है, तो वो, ठीक है, वो उसके हिसाब से आपकी बॉडी वर्कआउट करती है, ठीक है।
तो कहने का मकसद ये है कि इनपुट डिवाइस से जब भी डेटा जाएगा वो रैम में जाएगा और रैम से ही हार्ड डिस्क में जाएगा। अब हम ज़रा आगे मूव मूव करते हैं। ठीक है, ये देखें, यहाँ पे भी ये वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर डायग्राम थी। बेसिकली हमारा जो टॉपिक है ना, वॉन न्यूमैन एक पर्सन था जिसने फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को डेवलप किया था। ये वॉन न्यूमैन, ये जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ना, ये 1945 में आया था। ठीक है, उसने ये आर्किटेक्चर डेवलप करके बताया था। ठीक है, तो बेसिकली अब देखें, हार्डवेयर के अंदर देखें, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखें, हार्डवेयर के अंदर ये बेसिक आइटम होते हैं। नंबर वन, अगर आप बात करें तो इनपुट डिवाइसेस होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस होता है, आपका स्टोरेज डिवाइसेस होता है, और प्रोसेसिंग यूनिट होता है, और नेटवर्क हार्डवेयर होता है। ठीक है, ये सारा आपका हार्डवेयर होता है, सारा आपका हार्डवेयर होता है। तो बेसिकली हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो प्रोसेसिंग यूनिट पढ़ेंगे, फिर हम इनपुट डिवाइसेस पढ़ेंगे, फिर आउटपुट, फिर स्टोरेज, फिर नेटवर्क हार्डवेयर, ये सीक्वेंस होगा। लेकिन आपका जो पहला टॉपिक है ना, वो थोड़ा टिपिकल है, मैंने आपको पहले बताया था। ये होता है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। तो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर बेसिकली यानी इंटरनल प्रोसेसिंग कैसे होगी इसके बारे में आपको बता। तो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में सबसे पहले आप देखें, सीपीयू के स्ट्रक्चर को आप समझ लें। सीपीयू का स्ट्रक्चर ये होता है कि इसके अंदर एक एलिमेंट होता है कंट्रोल यूनिट। क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। और क्या होता है? एएलयू होता है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट और एएल। फिर इसकी अपनी मेमोरी होती है। ठीक है, इंटरनल मेमोरी होती है जिसको हम कहते हैं रजिस्टर। जिसको हम कहते हैं रजिस्टर, ये सारे रजिस्टर आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये सीपीयू के तीन पार्ट होते हैं, सीयू, एएलयू और इंटरनल मेमोरी। इन इनपुट डिवाइस से जब भी डेटा जाएगा ये हमेशा रैम के अंदर जाएगा, ये याद रखिएगा आप। इनपुट डिवाइस से डेटा जाएगा, रैम के अंदर जाएगा। रैम के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक डेटा और एक प्रोग्राम और एक इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम क्या होता है? यानी जैसे आपने वर्ड ओपन किया हुआ है, एक्सेल ओपन किया हुआ है, या पावर पॉइंट ओपन, वो आपका रैम में ओपन होता है, क्योंकि डेटा हमेशा रैम में जाए। तो जो कुछ आप राइट कर रहे हैं वो इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, वट एवर जो कंटेंट आपको नज़र आ रहा है वो डेटा है। ये डेटा प्रोसेस होने के लिए प्रोसेसर के पास जाएगा, प्रोसेसर प्रोसेस करने के बाद इसको वापस देगा। ठीक है, ये एक प्रोसेस है। और दूसरा, आउटपुट डिवाइसेस हमेशा डेटा शो करेंगी रैम से। जस्ट ये आपको बताऊँ। अब वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर क्यों कहते हैं? कि वॉन न्यूमैन वो साइंटिस्ट है जिसने ये पूरा स्ट्रक्चर आपको बना के दिया है कि सीपीयू काम कैसे करेगा। ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी होगी। ठीक है, ये इतनी जल्दी आपको अंडरस्टैंड नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगा, इतना इशू नहीं। ठीक है, लिटिल टिपिकल है, लेकिन हम मैं बार बार जब डिस्कस करूंगा तो ये इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट। ये मुझे बताएं कि इसमें कोई इशू है तो बताएं कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के अंदर सीपीयू होगा। पहली बात, सीपीयू के दो तीन मेन पार्ट होते हैं, एक सीयू और एक एएलयू और रजिस्टर्स। ये रजिस्टर, ठीक है। इसके अंदर अब ये रजिस्टर क्या रोल परफॉर्म करते हैं ये आगे जाके डिस्कस करेंगे। ठीक है, या एमएआर होता है, एमडीआर होता है, हर एक का अपना अपना रोल होता है। प्लस मेमोरी जिसको हम कहते हैं रैम। ये पीछे मैंने डायग्राम बनाई थी ना, इसीलिए बनाई थी कि रैम के अंदर आपका प्रोग्राम होल्ड होता है और डेटा होल्ड होता है। हम जो कुछ भी राइट करते हैं वो रैम में जाएगा, और जो कुछ राइट करते हैं वो इनपुट डिवाइस के थ्रू राइट करते हैं, इट गोज इनटू रैम। और जो कुछ आपको नजर आएगा वो आउटपुट डिवाइस से नजर आएगा, वो भी रैम से पिक करेगा। ये बेसिक आपको बताने का मकसद। यहाँ तक क्लियर है? मकसूद आप बताएं, आपको क्लियर है? ताकि आप बताएं, ये टॉपिक अभी। हाँ, ये डायग्राम क्लियर है, ये बताओ। मकसूद आप बताएं, इसमें कोई परेशानी, ताकि मैं आगे बढ़ूं। सिंपल आपने याद रखना है
आपके हार्डवेयर में देखें, इनपुट डिवाइसेस होता है। इनपुट डिवाइसेस के बगैर आप डेटा फीड नहीं कर सकते। ठीक है। सेकंड, स्टोरेज डिवाइस होती है जिसके अंदर रैम। ठीक है। अगर हम रैम की बात करें स्टोरेज डिवाइस में, तो डेटा ऑलवेज गोज इनटू रैम। अब रैम में क्यों जाता है? क्योंकि आप जो भी एप्लीकेशन ओपन करेंगे वो रैम में ओपन होती है। जैसे अभी मैंने पावर पॉइंट ओपन किया ना, ये रैम में ओपन है, और मैं जो कुछ राइट कर रहा हूँ, जो कुछ बोल रहा हूँ, इट गोज इनटू रैम, तो वो होता है डेटा। वो होता है डेटा। लेकिन ये प्रोसेस होने के लिए सीपीयू के पास जाएगा। सीपीयू की अपनी मेमोरी भी होती है जिसको हम कहते हैं रजिस्टर्स। सीपीयू हैज ओन मेमोरी जिसको हम कहते हैं रजिस्टर। ये डिफरेंट काइंड का रजिस्टर होते हैं जो हम अभी ग्रेजुअली डिस्कस करेंगे। ठीक है। एमएआर होता है, एमडीआर होता है, प्रोग्राम काउंटर होता है, और अकोमोडेटर होता है। दो रजिस्टर और होते हैं जो भी इसमें यहाँ लिखे हुए नहीं। आउटपुट डिवाइस हमेशा डेटा शो करेंगी रैम से। आपको जो कुछ नजर आता है आउटपुट डिवाइस में वो रैम से ही नजर आए। पहला पॉइंट आपने याद रखना है कि whenever you type data, whatever you speak it goes into RAM। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी। एंड आउटपुट डिवाइस शोज फ्रॉम द रैम। तीसरी बात आपने याद रखनी, सीपीयू जो भी डेटा पिक करेगा प्रोसेस करने के लिए वो रैम से पिक करेगा। सीपीयू के अपने दो पार्ट होते हैं, एक कंट्रोल यूनिट होता है और एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट हर कंपोनेंट को डायरेक्शन देता है, इसको डायरेक्शन देगा, इसको डायरेक्शन देगा, रैम को डायरेक्शन देगा। ठीक है। लेकिन एक्चुअल जो एग्जीक्यूशन होती है, यानी ए प्लस बी अर्थमेटिक ऑपरेशन जो होते हैं ना, प्लस पीछे बैकग्राउंड पे सब कुछ अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म हो रहा है। यानी प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये सब अर्थमेटिक ऑपरेशन है। ये सब परफॉर्म होते हैं सीपीयू के अंदर, इन एएलयू। तो इन्होंने सीपीयू को भी डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, जहां तक क्लियर? जी, ताकि आप बताएं। जी जी और सब क्लियर है। अरिथमेटिक यूनिट को क्लियर हाँ, करो। ठीक नहीं, वो और भी फर्दर क्लियर हो जाएगा। अच्छा देखो, अब ये यहाँ पे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन फॉर्म है कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर क्या होता है। द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर इज अ कंप्यूटर डिजाइन मॉडल इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉन वॉन न्यूमैन इन द 1940। मैंने आपको बताया था 1914। इट फॉर्म द बेसिस ऑफ मोस्ट मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है। तो इसका की फीचर क्या है? सिंगल मेमोरी स्टोर बोथ। ठीक है, सिंगल मेमोरी स्टोर बहुत। इसके की फीचर क्या है? इसने ना सिंगल मेमोरी का कॉन्सेप्ट दिया है। इसके अंदर जैसे अभी आपको रैम के बारे में बताया था, इसके अंदर डेटा स्टोर होता है या इंस्ट्रक्शन स्टोर होती है जिसको हम प्रोग्राम कोड भी कहता हूँ। और तीसरी चीज स्टोर होती है, प्रोग्राम इज स्टोर्ड इन मेमोरी। स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, इसने मेन कॉन्सेप्ट दिया था स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, वो भी हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि पहले जो पहले कंप्यूटर आए थे वो मैकेनिकल थे, फिर वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल आ गए। ठीक है। तो इसने ये कॉन्सेप्ट दिया था स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट का मतलब कि जो भी आप प्रोग्राम बनाए वो पहले रैम में चला जाए। ठीक है। और रैम से लोड होगा, रैम से आपको सीपीयू का अवेलेबल होगा। अभी जैसे आपको डायग्राम मैंने भी दिखाई थी ना शुरू में, कि जब भी आपका प्रोग्राम प्रोसेसिंग के लिए जो रखा होगा वो रैम के अंदर होगा। दिस इज रैम। और रैम से प्रोसेस होने जाएगा वापस, फिर उसको वो रिजल्ट प्रोड्यूस कर। जैसे फर्स्ट कॉलम मैंने सम का एक फार्मूला है, सम इज इक्वल टू A+B। ठीक है। तो 4+5, तो ये 9। जब हम ये एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो ये प्लस करने का काम कौन करेगा? एएलयू करेगा। लेकिन इस एएलयू को बताएगा कौन? कंट्रोल यूनिट। यानी इंटरप्रेट करने का काम कंट्रोल यूनिट करेगा। ये 4 कहाँ पड़ा हुआ है? रैम में पड़ा हुआ है। ये 5 कहाँ पड़ा हुआ है? रैम में पड़ा हुआ है। प्लस करने की जो इंस्ट्रक्शन वो भी रैम में पड़ी हुई है। प्लस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो भी दोबारा रैम में चला जाएगा। ठीक है। तो ये बेसिकली इसको कहते हैं स्टोर्ड
प्रोग्राम बेस्ड, ठीक है ना, स्टोर प्रोग्राम, यानी आप इनपुट डिवाइस से डेटा फीड करते हैं, इट गोज इनटू रैम, रैम में होल्ड रहेगा, यानी बिफोर प्रोसेसिंग और आफ्टर प्रोसेसिंग आपका प्रोग्राम रैम के अंदर ही रहेगा। बिफोर प्रोसेसिंग और आफ्टर प्रोसेसिंग आपका डेटा रैम के अंदर ही रहेगा। इसीलिए यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, प्रोग्राम इज स्टोर्ड इन मेमोरी, इसको कहते हैं स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। अच्छा, कंप्यूटर ना तीन तरह के आए थे। शुरू में जो कंप्यूटर थे ना वो मैकेनिकल होते थे। शुरू में जो कंप्यूटर थे ना वो मैकेनिकल थे। मैकेनिकल में क्या होता था कि सिर्फ स्टोरेज नहीं होती थी मैकेनिकल में, इनपुट होता था, इनपुट हुआ, प्रोसेस हुआ और आउटपुट हुआ। फिर बाद में जो कंप्यूटर है इलेक्ट्रोमैकेनिकल, इसमें भी ये इशू था, स्टोरेज का कॉन्सेप्ट नहीं था, नो स्टोरेज, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी से चलते थे। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आए ना उसके अंदर हमने स्टोरेज का कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली परफॉर्म किया। इसीलिए आपको आज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इस शेप में अवेलेबल है। अब इसका मतलब क्या होता है, स्टोर प्रोग्राम का इंस्ट्रक्शन आर फैच, फैच का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट करना, एंड एग्जीक्यूटेड वन एट अ टाइम इन सीक्वेंस। तो बेसिकली कंप्यूटर जिस इंस्ट्रक्शन पे भी काम करेगा वो वन, एक इंस्ट्रक्शन को एक वक्त में प्रोसेस करेगा। अगर हम इसकी बात करें, अगर हमने कंप्यूटर की स्पीड पढ़ी हुई ना 3.4 गीगाहर्ट्ज, इसका मतलब पता है आपको? 3 गीगा का मतलब होता है बिलियन, गीगा का मतलब होता है बिलियन, ठीक है। गीगा का मतलब क्या होता है? बिलियन। तो अगर कंप्यूटर एक इंस्ट्रक्शन को 1 सेकेंड में प्रोसेस करें, वन इंस्ट्रक्शन प्रोसेस इन 1 सेकेंड, इट इज कॉल्ड 1 हर्ट्ज, ये कंप्यूटर की स्पीड होती है। यानी अगर एक प्रोसेसर की ये कैपेबिलिटी है कि वो एक इंस्ट्रक्शन को 1 सेकेंड परफॉर्म कर देगा तो 1 हर्ट्ज। अगर वही कंप्यूटर 1000 इंस्ट्रक्शंस को 1 सेकेंड प्रोसेस करे तो हम इसको कहते हैं 1 किलो हर्ट्ज। 1000 हर्ट्ज का मतलब क्या होता है कि वो 1000 इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर सकता है 1 सेकेंड के अंदर, तो हम कंप्यूटर की स्पीड कहते हैं 1 किलो हर्ट्ज। और अगर वही 1000 किलो हर्ट्ज, 1000 किलो हर्ट्ज का मतलब होता है 1 मेगा हर्ट्ज। अब 1 मेगा हर्ट्ज का मतलब है कि वो 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करेगा 1 सेकेंड के अंदर, यानी 10 लाख इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर सकता है 1 सेकेंड। अगर हम कहें कि 1000 मेगा हर्ट्ज, 1000 मेगा, तो ये 1 गीगा हर्ट्ज के बराबर होता है, ठीक है। 1000 मेगा का मतलब 1 गीगा, गीगा का मतलब होता है 100 करोड़। तो 100 करोड़ इंस्ट्रक्शन को वो 1 सेकेंड में प्रोसेस कर सकता है। ये प्रोसेसर की स्पीड होती है, ठीक है, ये प्रोसेसर की स्पीड होती है। तो आप देखें कि वो वन, इसमें लिखा हुआ कि वन एट अ टाइम, एक इंस्ट्रक्शन को एक सीक्वेंस परफॉर्म करता है। तो ये कॉन्सेप्ट इसने दिया था, क्या कहते हैं, वॉन न्यूमैन ने, यूजेस अ सीयू एंड अरिथमेटिक लॉजिक एज पार्ट ऑफ द सीपीयू, ठीक है ना। तो इसने कहा था सीपीयू के दो पार्ट होते हैं, एक सीयू और एक एएलयू, जो अपना अपना टास्क परफॉर्म करते हैं। सीयू इंस्ट्रक्शन देता है और एएलयू उस इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करता है, यानी प्लस करने का काम करेगा, डिवाइड करने का काम करेगा, माइनस करने का काम करेगा। फिर इसमें इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन। द सीपीयू फैचेस, फैच कहते हैं एक्सट्रैक्ट करने को, डिकोड एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे इस फैच एग्जीक्यूट साइकिल, इसमें थोड़ा सा बताया था। देखो होता ये है, ये आपका सीपीयू है जिसके दो पार्ट है, मैंने आपको पहले ही बताए थे। ये होता है सीयू और ये होता है एएलयू। ये कनेक्ट होता है रैम के साथ। अगर हम इसकी बात करें कि ये रैम है, अगर रैम के अंदर 4 + 5 9, अब ये रिजल्ट प्रोड्यूस करना है। तो सीयू जो सबसे पहला स्टेप होता है फैच करने का, फैच करने का मतलब होता है गेटिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, गेटिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, इसको पहला स्टेप कहते हैं। दूसरा स्टेप ये डी कोड करता है, ठीक है। डी कोड करने का मतलब होता है ये कंप्यूटर को बताता है क्या करना है, यानी प्लस करना है, ये इंस्ट्रक्शन यूजर की तरफ से आई है। अब एग्जीक्यूशन एएलयू के अंदर होती है, तीसरा स्टेप एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूट तीसरा स्टेप होता है, ठीक है। उसके बाद ये वापस रैम की तरफ भेज देता है ये रिजल्ट।
तो इसमें 3 स्टेजेस होती हैं, फैच, डीकोड, एग्जीक्यूट। ये लिखा मैंने। फैच का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन, टू पिक द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, ठीक है। फिर उसको डीकोड करना है कि पर्पस क्या है इस इंस्ट्रक्शन का, ये डी यानी डीकोड करेगा सीयू। और फिर एग्जीक्यूट, ठीक है। इंस्ट्रक्शन फ्रॉम एग्जीक्यूट का मतलब प्लस करना, माइनस करना, डिवाइड करना, अब ये वाला काम। और रिजल्ट जो है रैम में वापस भेज दिया जाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं फैच, डीकोड, एग्जीक्यूट साइकिल। तो ये भी सीपीयू के अंदर परफॉर्म होता है। अब बसेस, इसके अंदर फिर इसने बसेस का कॉन्सेप्ट भी दिया कि कंप्यूटर में 3 तरह की बसेस होंगी, डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। यानी सीपीयू के अंदर जितने भी कंपोनेंट होते हैं, जैसे प्रोसेसर है, प्रोसेसर मेमोरी को जो डेटा दे रहा है वो थ्रू बसेस दे रहा है। तो बसेस क्या होती हैं? इलेक्ट्रिकल पाथ विच ट्रांसमिट डेटा, एड्रेस और सिग्नल्स। प्रोसेसर और मेमोरी या अदर कंपोनेंट जितने भी होते हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं थ्रू बसेस, ठीक है। तो मेन कंपोनेंट आपको मिलेंगे इसमें वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। एक होता है रैम, मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, एएलयू, रजिस्टर एंड बसेस, ठीक है। मेमोरी का भी आपको मैंने बताया था क्या करता है, स्टोर बोथ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, स्टोर बोथ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, फैच एंड डी कोड, ये 2 स्टेप परफॉर्म करता है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है, परफॉर्म कैलकुलेशन एंड लॉजिक ऑपरेशन, ये सारे ऑपरेशन एएलयू परफॉर्म करता है। और रजिस्टर क्या करता है, ये स्मॉल मेमोरी यूनिट होते हैं लोकेटेड इन द सीपीयू फॉर टेम्परेरी स्टोरेज। मैंने आपको पहले बताया था, अगर आप पीछे डायग्राम पे जाएं, कि रजिस्टर जो है वो स्मॉल मेमोरी यूनिट होते हैं, दे एग्जिस्ट इन सीपीयू। ये देखें यहाँ पे शो की, ये रजिस्टर्स, हर रजिस्टर का अपना अपना एक रोल होता है, जो हम अभी नेक्स्ट फ्यू स्लाइड में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एमएआर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, एमडीआर मेमोरी डेटा रजिस्टर, पीसी प्रोग्राम काउंटर और अकोमुलेटर, ये अकोमुलेटर होता है। कौन सा रजिस्टर क्या टास्क परफॉर्म करता है ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट फ्यू स्लाइड में। और बसेस इलेक्ट्रिकल पाथ जिसके थ्रू डेटा ट्रांसफर डेटा सिग्नल बिटवीन कंपोनेंट, यानी जितने भी कंपोनेंट है विद इन सीपीयू, दे आर कनेक्टेड विद बसेस। 3 तरह की बसेस होती हैं, डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस, जो आपस में कनेक्ट होती है। बेसिकली वॉन न्यूमैन ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये क्या कहता है, कहता है द प्रोग्राम इज स्टोर्ड ऑन अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो आपकी हार्ड डिस्क होती है या सॉलिड स्टेट, उसमें स्टोर होता है, वहां से लोड होता है रैम के अंदर। डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर मूव्ड टू मेमोरी, ठीक है। यानी क्या कहता है, ये हार्ड डिस्क है आपकी, यहां से रैम में चला जाता है। अकॉर्डिंग टू डेटा इंस्ट्रक्शन मूव टू मेमोरी, और डेटा इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड इन द सेम मेमोरी, ठीक है। डेटा इंस्ट्रक्शन आर मूव टू रजिस्टर टू बी एग्जीक्यूटेड, रैम से ये रजिस्टर में चला जाता है, ठीक है। रजिस्टर स्मॉल मेमोरी यूनिट होते हैं, और रजिस्टर से कहाँ चला जाएगा, सीपीयू के पास। फिर वापस रजिस्टर में जाएगा, रजिस्टर से रैम और रैम से हार्ड डिस्क, इस तरह ये पूरा प्रोसेस परफॉर्म होगा, ठीक है। हैं? इसको हम कहते हैं स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। ये समझ में आया आपको? एनीबडी हैव एनी प्रॉब्लम? जी, इज दिस क्लियर? जी जी सर। ठीक है। अच्छा, ये फर्दर ये डिटेल आ गई कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर समरी, ठीक है। इसमें कहता है कि वॉन न्यूमैन प्रेजेंट दी आइडिया ऑफ स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, कि आपकी हार्ड डिस्क में पहले से जो प्रोग्राम होता है पहले रैम में जाएगा, रैम से रजिस्टर की तरफ जाएगा, रजिस्टर से प्रोसेस होने के लिए सीपीयू के पास जाएगा। सेकंड, एक तो पहला ये कॉन्सेप्ट दिया, दूसरा इसने बताया बसेस होंगी, सिस्टम बस, ये बेसिकली ये तीनों सिस्टम बस ही है। डेटा बस, डेटा मूव करेगा डेटा बस के थ्रू। और याद रखेंगे जब हम डेटा फीड करते हैं ना, वो रैम में जाता है। ये रैम का आर्किटेक्चर कुछ इस तरह का होता है, ये मैं बताया था। ये आपका रैम का एड्रेस होता है, ये रैम है, ठीक है। इसके दो दो कॉलम होते हैं, इसको अंडरस्टैंड। और ये कंटेंट, फर्स्ट कॉलम ये 1000 एड्रेस है,
यहाँ पे स्टोर हो गया 4। ये 1001 है, यहाँ 5 स्टोर हो गया। और ये 1002 है, फर्ज करें 1002 है, और ये 9 स्टोर हो। आप जो भी डाटा फीड करते हैं ना, उसका एक एड्रेस जनरेट हो जाता है। तो ये जो 4 है, ये डेटाबेस के थ्रू जाएगा, 5 भी डेटाबेस के थ्रू जाएगा, 9 भी डेटाबेस के थ्रू जाएगा। इससे रिलेटेड जो, अब इनका जो एड्रेस है, एक का एड्रेस 1000 है, एक का 1001 है, एक का 1002 है। ये एड्रेस बस के थ्रू जाएंगे। ठीक है। और कंट्रोल बस से इंस्ट्रक्शन जाएगी, कंट्रोल बस से इंस्ट्रक्शन जाएगी कि इसको प्लस करना है, माइनस करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन है। इस तरह इंस्ट्रक्शन मूव होती हैं डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड होके। ओके, आपको क्या समझ में नहीं आया मुझे बताएं। और तीसरा कंपोनेंट उसने बताया हुआ रजिस्टर एंड इट्स टाइप, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फोर्थ उसने बताया हुआ है कंपोनेंट्स। एक आईएएस होता है, मेमोरी यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, एएलयू। ये अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये भी आगे और डिस्कस होंगे। तो ये बेसिकली डिफरेंट कंपोनेंट उसने डिफाइन किए थे। वान न्यूमैन जो साइंटिस्ट था, कि आपके सिस्टम के अंदर रजिस्टर्स होंगे। ठीक है, आईएएस होगा, इमीडिएट एक्सेस स्टोर, जिसको रैम कहते हैं, मेमोरी यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, और एएलयू होता है। ये सब कंपोनेंट होते हैं पार्ट ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। अच्छा देखें, यहाँ पे ये रजिस्टर्स, ये कितने हैं, 4। हम्म, ये डिफरेंट रजिस्टर हैं। ठीक है, उनके बारे में डिटेल आ रही है साथ साथ। सबसे पहला रजिस्टर है प्रोग्राम काउंटर। क्या लिखा हुआ है, होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। तो बेसिकली इसके बाद ये वो रजिस्टर है जो होल्ड करता है एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। एक इंस्ट्रक्शन वो है जिसमें प्रोसेसर काम कर रहा है, एक रजिस्टर वो है जिस पे प्रोसेसर काम कर रहा है। ठीक है, और एक इंस्ट्रक्शन वो है जो प्रोसेस होनी है, उसको उसका एड्रेस ये प्रोग्राम काउंटर होल्ड करेगा। ये डिफरेंट रजिस्टर हैं जो सीपीयू के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। क्या लिखा हुआ है, होल्ड द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। ठीक। और ये क्या लिखा हुआ है, एट द स्टार्ट ऑफ ईच साइकिल इट टेल्स द सीपीयू वेयर टू फाइंड नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मेमोरी। सीपीयू जब एक इंस्ट्रक्शन पे काम कर लेता है तो उसको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन चाहिए होती है। उस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को प्रोग्राम काउंटर बेसिकली होल्ड करता है, उसने होल्ड किया हुआ था। पीसी अपनी इंस्ट्रक्शन दे देगा एमएआर को, रिसीव द एड्रेस फ्रॉम पीसी। ठीक है, रिसीव द एड्रेस, यानी जो जो एड्रेस पीसी ने होल्ड किया होता है वो चला जाता है एमएआर के पास। ठीक है, ये इसका पूरा प्रोसेस है। फिर एक मेमोरी यूनिट होता है, द सिस्टम रैम वेयर बोथ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा आर स्टोर्ड, सेंड द इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड एट द एड्रेस फ्रॉम एमएआर बैक टू द सीपीयू। ठीक है, एमएआर एग्जिस्ट करता है मेमोरी यूनिट के अंदर। तो ये सीपीयू को बताता है कि उसके पास इंस्ट्रक्शन होल्ड है जिसको उसने प्रोसेस करना है, उस इंस्ट्रक्शन का डेट एड्रेस है जिसको उसने प्रोसेस करना है। ओके, फिर है एमडीआर। फिर है एमडीआर। एमडीआर के बारे में मैंने बताया था, ये होल्ड करता है डेटा को, टेम्पररीली होल्ड द डेटा ऑन इंस्ट्रक्शन दैट वाज रीड फ्रॉम और विल बी रिटर्न टू मेमोरी। इट स्टोर द इंस्ट्रक्शन फैच फ्रॉम मेमोरी। तो जब हम फैच करते हैं, तभी आपको मैंने बताया था ना, ये दोबारा बनाता हूँ। फैच करने का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी। ये है सीपीयू, ये सीयू, ए एल यू। सबसे पहला स्टेप होता है फैच करना। ठीक है, पहला स्टेप है फैच करना, दूसरा स्टेप है डिकोड करना।
तो तो जो इस डेटा फैच करते हैं, जैसे 4 मैंने बनाया था, 4 + 5 और ये 9। अब जैसे 4 फैच करना है तो 4 मूव करेगा एमडीआर के थ्रू, 4 का जो एड्रेस है वो मूव करेगा एमएआर के थ्रू। ठीक है, तो इस सीक्वेंस को आपने याद रखना है कि पीसी से कंटेंट जाता है एमएआर के पास, एमएआर से कंटेंट जाता है एमडीआर के पास, और एमडीआर से जो चौथा रजिस्टर होता है वो होता है सीआईआर, इसके पास कंटेंट जाता है। सीआईआर का मतलब होता है करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जो कि होल्ड करता है करंट इंस्ट्रक्शन को जिसके ऊपर प्रोसेसर ने काम करना होता है। ठीक है, अब ये कंट्रोल यूनिट है जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, ये डायरेक्टर की तरह काम करता है, ये मैनेजर की तरह काम करता है, कि एवरी कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर को बताता है कि उसने क्या करना है। ये लिखा है ना, डी कोड इंस्ट्रक्शन इन द सीआईआर। तो ये रजिस्टर का रोल हम बार बार डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पीसी, पीसी होल्ड एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, ये कंटेंट दे देता है एमएआर को, याद रखिएगा। ठीक है, एमएआर होल्ड करता है एड्रेस ऑफ डेटा विच विच हैज़ टू बी प्रोसेस। एमएआर होल्ड करता है कंटेंट, एमएआर से कंटेंट चले जाते हैं एमडीआर के पास। ठीक है, ये आपने सीक्वेंस याद रखना है। एमडीआर से कंटेंट चला जाता है सीआईआर के पास, और सीआईआर से चला जाता है एएलयू के पास। एएलयू एक्चुअली प्रोसेस करता है। अच्छा, एएलयू आउटपुट हमेशा एक रजिस्टर में होल्ड करेगा जिसका नाम है अक्यूमुलेटर, जिसको ACC भी कहते हैं, यहाँ के लिखा हुआ था ये रहा अक्यूमुलेटर। ये आपने याद रखना है कि अक्यूमुलेटर, रिजल्ट हमेशा अक्यूमुलेटर में जाएगा और अक्यूमुलेटर से रैम में जाएगा। ठीक है, और रैम जब आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हार्ड डिस्क में चला जाएगा। ये एक प्रोसेस है प्रोसेसिंग का। यानी प्रोग्राम काउंटर होल्ड करता है एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, वो अपना कंटेंट दे देगा एमएआर को। ठीक है, एमएआर से एमडीआर के बाद कंटेंट जाएगा, और एमडीआर से सीआईआर की तरफ जाएगा, सीआईआर से एएलयू की तरफ जाएगा, एएलयू से अक्यूमुलेटर की तरफ जाएगा, अक्यूमुलेटर से रैम की तरफ जाएगा, और रैम से हार्ड डिस्क की तरफ जाएगा। इस प्रोसेस को आपने याद रखना है। ठीक है, ये ताकि आपको क्लियर है ये प्रोसेसिंग कैसे हो रही है। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है साइकिल रिपीट्स, आफ्टर वन इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड द पीसी इज इंक्रीमेंटेड एंड द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज फेच्ड कंटिन्यूइंग द साइकिल। तो पीसी जो है ये अपडेट होता है, इसको हम कहते हैं PC+1। पीसी इज इक्वल होता है PC+1, क्योंकि अब जब जब पीसी से इंस्ट्रक्शन एमएआर के पास चली जाती हैं तो पीसी की स्पेस जो है खाली हो जाती है, तो वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करेगा। इसको कहते हैं अपडेट होना, पीसी अपडेट हो गया। ये पॉइंट क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे देखें ये कुछ स्टेप दिए हुए हैं। ओके, अच्छा पीसी जो है, ये लिखा पीसी, पीसी प्रोवाइड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, एमएआर रिसीव दैट एड्रेस। तो जिस एड्रेस को पीसी नोट किया था वो एमएआर के पास चला जाता है। फिर ये मेमोरी यूनिट का काम शुरू, मेमोरी यूनिट फैचेस द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम दैट एड्रेस। अब मेमोरी यूनिट इंस्ट्रक्शन देता है कि एमएआर के पास जो एड्रेस है वहाँ जो इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है उसको फैच कर दो। एमडीआर क्या करता है, होल्ड द फैच इंस्ट्रक्शन टेम्पोररी। ठीक है ना, तो एमडीआर जो है वो इंस्ट्रक्शन को होल्ड कर लेगा, उस एड्रेस से पिक करेगा जो एमएआर ने होल्ड किया हुआ है। सीआईआर, उसके बाद सीआईआर के पास स्टोर द करंट इंस्ट्रक्शन फॉर डिकोडिंग। प्रोसेसर के पास प्रोसेस होने से पहले जिस रजिस्टर के बाद इंस्ट्रक्शन होल्ड होगी वो होगा सीआईआर। अब कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, कंट्रोल यूनिट डिकोड करेगा। डिकोड का मतलब होता है कि वो इंटरप्रेट करेगा कि करना क्या है, प्लस करना है, माइनस करना है, डिवाइड करना है। डिकोड द इंस्ट्रक्शन एंड सेंड कंट्रोल सिग्नल। ठीक है, अच्छा फिर वो, अब एक्चुअल प्रोसेसिंग क्या होती है, एएलयू के पास परफॉर्म कैलकुलेशन और लॉजिक ऑपरेशन इफ रिक्वायर्ड। अगर रिक्वायर्ड है तो वो ये परफॉर्म करेगा। और एएलयू कोई रिजल्ट प्रोड्यूस करता है तो वो अक्यूमुलेटर में स्टोर करेगा, स्टोर द रिजल्ट ऑफ एएलयू ऑपरेशन। ये ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ मैंने आपको बताया हुआ था पहले। ठीक है, एमडीआर मे रिसीव आउटपुट रिजल्ट। अब स्क्रीन पे जो भी रिजल्ट आएगा वो एमडीआर के पास होल्ड होगा और वहां से स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। आउटपुट वाइज
डिस्प्ले और स्टोर द फाइनल रिजल्ट, ठीक है, जो भी आपको स्क्रीन नजर आता है आउटपुट डिवाइस शो करती हैं। इनपुट डिवाइस मैंने आपको पहले ही बताया कैन प्रोवाइड डेटा विच गोज टू मेमोरी यूनिट वाया एमडीआर। तो रैम के अंदर एमएआर और एमडीआर होते हैं, ठीक है, और एमएआर होल्ड द एड्रेस और एमडीआर होल्ड द कंटेंट। ये चीज आपने याद रखनी, एमएआर होल्ड द एड्रेस और एमडीआर होल्ड द कंटेंट। जहां तक क्लियर है ये तक ही आप बताएं। मकसूद आप बताएं, आपको क्या पॉइंट क्लियर नहीं, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं आपको पहले बताता हूँ कि ये जो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है ये सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है चैप्टर 3 में। ये फर्स्ट टाइम डिस्कस करने से समझ में नहीं आएगा, इसको मैं 2 टाइम 3 टाइम डिस्कस करूंगा तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल है। तो आप देखिए पूरे स्टेप्स आपको पता होने चाहिए कि कौन सी इंस्ट्रक्शन कहाँ जा रही है। इसको और समराइज में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये देखें यहाँ पे डिटेल लिखी हुई हर रजिस्टर की, ये देखें, ये हम ये देखिए, पीसी अपनी इंस्ट्रक्शन किसको दे रहा है, एमएआर के अंदर। कंटेंट ऑफ पीसी कॉपीड इनटू एमएआर, ये चीज आपने याद रखनी है। जब पीसी से डाटा चला जाता है एमएआर में तो फिर पीसी अपडेट करता है अपने आप को। पीसी इज इंक्रीमेंटेड बाय 1, यानी अब ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करेगा। अच्छा, एमएआर का कंटेंट कहाँ पे जाएगा, एमडीआर के पास। डेटा स्टोर्ड एट एड्रेस शोन इन एमएआर इज कॉपीड इनटू एमडीआर, ठीक है। कंटेंट ऑफ एमडीआर कॉपीड इनटू सीआईआर, अब एमडीआर का जो कंटेंट है वो सीआईआर के पास चला जाता है, ठीक है। ये सबसे आसान पिक्चर है समझने के लिए, ठीक है। तो काफी आज के लिए। जी जी सर। ओके, तक आपको ये डायग्राम समझ में आ रही है। जी सर, इनके आप चैप्टर नंबर 3 के नोट्स भेज दीजिए। हाँ, वो भी मैं मंथ के सॉरी ये वीक के एंड में भेजूंगा, ठीक है। अभी उस पर थोड़ा वर्किंग कर रहा हूँ। तो लेकिन ये आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा है, जी जी सर। ठीक है। ये इशू कोई नहीं है, ये हम 2 बार भी डिस्कस कर लेंगे, 3 बार भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये सबसे डिफिकल्ट टास्क टॉपिक है जो बहुत अर्ली समझ में नहीं आता है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि ये बहुत टेक्निकल है। मतलब आपको ये याद होना चाहिए। ये देखें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि ये मेमोरी, ये मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि एड्रेस क्या होता है, कंटेंट क्या होता है, ये सारा दिया हुआ है। बसेस का रोल क्या होता है ये पता होना चाहिए, ये डायग्राम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये रजिस्टर हर एक की डिस्क्रिप्शन दी हुई, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।